नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक्सेलेंट करियर एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में JSSC एग्ज़ाम्स के लिए जनरल साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए। आप चाहे सचिवालय, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल शुरू से अंत तक देखिए। तो इसमें आपको बहुत सारे क्या लगभग सभी क्वेश्चंस यही हैं कि जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, यानी सभी प्रीवियस ईयर्स पेपर से लिया गया है। तो आपको मालूम ही है कि प्रीवियस ईयर पेपर का जो क्वेश्चन होता है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। यही क्वेश्चंस जो है आपको सही डायरेक्शन देगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इससे एक आपको भरपूर आइडिया लगेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो, अगर देखने के बाद वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के कंटेंट्स जो है वो हमेशा यहाँ मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा देखिए अगला ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या होने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा मौसम विज्ञान। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मौसम विज्ञान। तो दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर एक देखेंगे कि वायुमंडल का विभिन्न परत है, जिसमें सबसे निचला परत को हम लोग क्षोभ मंडल बोलते हैं और यहीं पर क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं घटती है। तो इतना बात जो है अब इस क्वेश्चन से आप याद रखेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है PSLV का विस्तृत रूप क्या है। PSLV का विस्तृत रूप क्या है। PSLV, तो इसका विस्तृत रूप है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये सभी जो व्हीकल्स हैं इससे सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। तो PSLV का ये फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। भारत का पहला उपग्रह जो है दोस्तों, ये हमारा आर्यभट्ट है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है, इसे आप याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, तो आपको बिल्कुल याद कर लेना है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है। चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। इस क्वेश्चन को तो मैंने पिछले वीडियोस में बहुत बार बताया है दोस्तों। अगर आपने पिछले वीडियोस को देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप ज़रूर कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखें कि सूर्य के प्रकाश में जो है वो विटामिन डी पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। दोस्तों, विटामिन डी जो है इसका रासायनिक नाम यानी केमिकल नाम जो है वो कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। तो आप इसे याद रखेंगे। दोस्तों, विटामिन डी की कमी से जो बीमारी होती है, अगर मान लीजिए किसी के शरीर में अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उससे जो बीमारी होती है उस बीमारी का नाम होता है रिकेट्स। क्या नाम होता है, रिकेट्स। ठीक है, तो रिकेट्स नाम का जो बीमारी हो जाता है विटामिन डी की कमी से, इसी का नाम जो है वो सूखा रोग होता है। क्या होता है दोस्तों, सूखा रोग। रिकेट्स को ही सूखा रोग के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सूखा रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है तो आपको बताना है विटामिन डी की कमी से। इसका रासायनिक नाम आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है Na2 ये लिखा हुआ है इस तरह से दोस्तों, Na2CO3 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट होता है। ये क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से ये जो दिया हुआ है Na2CO3 ये किसका रासायनिक सूत्र है। तो ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट हमारा ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम कार्बोनेट। आप फॉर्मूला याद रखेंगे, फॉर्मूला डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है।
अब देखिए यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट इसी से एक मिलता जुलता होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है, NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट ऊपर वाला यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं और इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो इसका जो फार्मूला होगा वो NaHCO3 हो जाएगा दोस्तों। ये सोडियम कार्बोनेट जो है इसे हम लोग धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है इसे हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। तो आप इतना बात जो है आप इसे याद रखेंगे। आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे NaHCO3। चलिए इतना बात जो है इस क्वेश्चन से क्लियर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है हृदय के ऊपरी कक्षों को क्या कहा जाता है। हृदय के ऊपरी कक्षों को क्या कहा जाता है दोस्तों। हमारा जो हृदय होता है ना वो 4 चैम्बर में बटा होता है। कितना चैम्बर में बटा होता है दोस्तों? 4 चैम्बर में बटा होता है। हमारा जो हृदय होता है वो 4 चैम्बर में बटा होता है। ये दोनों ऊपरी कक्ष होते हैं, ये दोनों निचले कक्ष होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऊपरी कक्ष दोनों जो होते हैं उसे एट्रियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एट्रियम। ऊपरी ये वाले दोनों कक्ष को एट्रियम कहा जाता है और निचले कक्षा को वेंट्रिकल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नीलय कहा जाता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर वेंट्रिकल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेंट्रिकल्स। तो ऊपरी कक्षा को आप याद रखेंगे, ऊपरी कक्षा दोनों है, ये दोनों है, इसको एट्रियम बोलते हैं और ये निचली कक्षा को हम लोग वेंट्रिकल बोलेंगे। तो इतना बात जो है ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका एट्रियम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप सिस्टोल और डायस्टोल भी समझ लेंगे। सिस्टोल और डायस्टोल क्या होता है कि जैसे हम लोग का जब हार्ट बीट होता है यानी कि दिल का धड़कन जब होता है तो उसमें क्या होता है, हम लोग का जो हृदय है वो एक बार सिकुड़ता है और फैलता है। तो हृदय जो है वो जुड़ा हुआ होता है, किससे जुड़ा हुआ होता है दोस्तों? हृदय जो होता है वो धमनी से जुड़ा हुआ होता है। किससे? धमनी से, जिसको हम लोग आर्टरी बोलते हैं। क्योंकि हृदय जो है वो ब्लड को पंप कहाँ करता है? हृदय जो है वो ब्लड को पंप करता है धमनी में, जिसको हम लोग आर्टरी बोलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जब ये हृदय सिकुड़ेगा, जब हृदय सिकुड़ता है यानी कि ब्लड को पंप करता है वो, तो धमनी के दीवार पर एक प्रेशर लगता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। और सिस्टोलिक प्रेशर कितना होना चाहिए? 120 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 120। और अगर मान लेते हैं यहाँ पर एक, तो ये किस कंडीशन में है? जब हृदय सिकुड़ता है उस समय प्रेशर कितना होना चाहिए? 120। और फिर जब हृदय वापस अपने मतलब फैलाव होता है, जब हृदय में, जब हृदय सिकुड़ने के बाद फिर वो फैलेगा, है ना, तो उस समय धमनी पर जो प्रेशर लगना चाहिए ब्लड का वो कितना होना चाहिए? वो 80 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 80। तो इसीलिए हम लोग का जो ब्लड प्रेशर होता है, हम लोग का जो ब्लड प्रेशर, एक नॉर्मल आदमी का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 है ना। 120/80 ये ब्लड प्रेशर का नॉर्मल पर्सन के लिए जो है ये माप है। इतना है, या इसके थोड़ा हल्का फुल्का भी आगे पीछे होगा तो कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन नॉर्मल अगर पूछा जाए पूरी तरह से, आपको एग्जाम में भी हमेशा पूछा जाता है कि ब्लड प्रेशर का जो ये माप होना चाहिए एक नॉर्मल इंसान में वो कितना होना चाहिए, तो आपका आंसर होगा 120/80। चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए कौन सा यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? ब्लड प्रेशर का ये मेजरमेंट के लिए कौन सा ये डिवाइस का यूज़ किया जाता है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं? निम्नलिखित में से कौन कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं? तो दोस्तों कार्बन के एलोट्रॉप्स अगर हम लोग यहाँ बात करें तो एलोट्रॉप्स पहले आप समझिए होता क्या है। एलोट्रॉप्स क्या होता है, तो हम लोग देखते हैं कि कोई अलग अलग तरह का आपको पदार्थ देखने के लिए मिलेगा, तो उसका केवल फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो आपको अलग देखने के लिए मिलेगा, लेकिन उसका केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सेम होगा। यानी उसका जो बनने का जो कण है, कंस्टिट्यूएंट्स है, वो दोनों एक ही होगा।
ठीक है। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स बोलते हैं। आपको ये समझ में आ गया। एलोट्रॉप्स मतलब हो गया कि उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल यानी भौतिक गुण जो होगा वो अंतर होगा उसमें, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुण जो होगा वो दोनों पदार्थ का वो सेम होगा। तो यहाँ पर वही एलोट्रॉप्स का जो उदाहरण है वो ग्रेफाइट है और डायमंड है। देखिए ग्रेफाइट और डायमंड ये दोनों का जो है फिजिकल प्रॉपर्टी काफ़ी डिफरेंट होता है, आप तो जानते ही हैं। क्या है ग्रेफाइट? ग्रेफाइट जो है वो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ग्रेफाइट धातु का बना हुआ एक ऐसा मटेरियल है, यानी यह एक अधातु ही है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। लेकिन देखिए डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। लेकिन यहाँ डायमंड के बारे में अगर बात करें तो डायमंड जो है वो उसमें काफ़ी चमक होता है, ये चमक वगैरह जो है वो भौतिक गुण है। डायमंड जो होता है वो बिल्कुल हार्ड होता है ना। तो ये सब क्या है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज है यानी भौतिक गुण है। तो यहाँ देखिए, लेकिन अगर ये दोनों अगर पूछा जाए, ये दोनों का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, मतलब ये दोनों जो है वो कौन से कण से बने हुए हैं, कौन से पार्टिकल से बने हुए हैं। तो ये दोनों जो है वो कार्बन से बने हुए थे। किससे बने हुए हैं? कार्बन से बने हुए, ठीक है। ये दोनों क्या चीज़ से बने हैं? कार्बन से। ग्रेफाइट भी कार्बन से बना होता है और डायमंड भी कार्बन से बना हुआ है। तो देखिए दोनों का जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा वो सेम होगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगा। तो ये आपको मैं समझता हूँ कि एलोट्रॉप्स आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा, है ना। तो यहाँ पर कार्बन के एलोट्रॉप्स कौन कौन है? तो ग्रेफाइट और डायमंड, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए निम्नलिखित में से कौन इंसुलेशन केबल को आग से बचाता है? इंसुलेशन केबल को आग से बचाने वाला यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया हुआ है कौन है दोस्तों? तो यहाँ पर आप देखेंगे पीवीसी। पीवीसी जो है ये हम लोग यहाँ देखेंगे पीवीसी होता है ना, पीवीसी। तो ये जो है इंसुलेशन केबल को आग लगने से बचाता है। पीवीसी जो है इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। ये एक सिंथेटिक फाइबर है दोस्तों, और इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत सारे चीज़ें बनाने में किया जाता है। और इसका फुल फॉर्म जो होता है, जैसे मान लीजिए सीट कवर वगैरह हो गया, या और भी कोई चीज़ें होती है, बेल्ट वगैरह हो गया, बैग्स बनाने में, ये सब में जो है वो पीवीसी का इस्तेमाल होता है। आप देखे होंगे कि वायरिंग का जो पाइप होता है वो भी पीवीसी का बनाया जाता है। तो पीवीसी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल। अब देखिए यहाँ पर पीवीसी का फुल फॉर्म यहाँ देख लेंगे। तो पीवीसी का होता है फुल फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, ठीक है, इसलिए आप इसको अच्छे ढंग से समझ लीजिए। पीवीसी का फुल फॉर्म एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, पॉलीविनाइल क्लोराइड। चलिए अब आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्त नेफ्रॉन द्वारा फिल्टर किया जाता है, जो निम्नलिखित में से किसकी कार्यात्मक इकाई है? दोस्तों हम लोग सभी जानते हैं कि हमारा जो ब्लड है उसको फिल्टर किया जाता है किसके द्वारा? किडनी के द्वारा, है ना, किडनी, जिसको हम लोग गुर्दा भी बोल सकते हैं। तो हमारा ब्लड का जो फिल्ट्रेशन होता है वो किडनी के द्वारा होता है, और किडनी में ही नेफ्रॉन लगा होता है ना। किडनी के अंदर जो कार्यात्मक इकाई होती है, यानी किडनी के अंदर जो काम करने वाले, फिल्टर करने वाला जो प्रोसेस होता है वो किसके द्वारा होता है? नेफ्रॉन के द्वारा होता है। तो नेफ्रॉन ही जो है वो किडनी का जो मूलभूत इकाई है, यानी कि कार्यात्मक इकाई है। तो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो नेफ्रॉन होता है वो किसका कार्यात्मक इकाई है? तो आपका आंसर तो बिल्कुल राइट यहाँ पर क्लियर है। क्या होगा वो? गुर्दा, जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सर्दियों में बोई जाने वाली फसल को, सर्दियों में बोई जाने वाली फसल और वसंत में काटी जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सर्दियों में बोई जाने वाली फसल जो है और ये वसंत में काटी जाने वाली फसल को हम लोग रबी फसल के नाम से जानते हैं। कौन सा फसल? रबी फसल। यह फसल जो है वो अक्टूबर नवंबर महीने में बोई जाती है। रबी फसल जो है वो अक्टूबर नवंबर महीने में बोई जाती है, और मार्च अप्रैल महीने में ये इसकी कटाई हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके साथ हम लोग देख लेंगे दोस्तों खरीफ फसल, ठीक है। खरीफ फसल क्या होता है? तो खरीफ फसल जो है इसको हम लोग बोलते हैं मानसूनी फसल भी बोल सकते हैं। खरीफ फसल को मानसूनी फसल भी बोलते हैं। यह जून जुलाई महीने में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर महीने में ये काट ली जाती है। तो ये दोनों फसल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और इसका मंथ्स भी आपको जो है वो पूछ लिया जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे।
तो अब हम लोग देखें दोस्तों, इसमें 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए और ये 10 क्वेश्चन जो डिस्कस किए हैं ये सभी प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन हैं, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आप इसे बहुत अच्छे ढंग से आप इसे बहुत अच्छे ढंग से आप तैयार कीजिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को जो है वो लाइक करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर दें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।